नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति भी लेकर आते हैं ताकि आप अपने ट्रेड को बेहतर कर सके। आप हमें सवाल भेज सकते हैं, नंबर है 9136934058। आप अपने नाम और शहर का नाम ज़रूर भेजें कोई भी सवाल भेजने से पहले, और अगले आधे घंटे तक हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सवाल रह जाता है तो अगले हफ्ते सोमवार को इस वक्त पर ही वो बचे हुए सवाल के जवाब देंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी के, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से। लेकिन चलिए सबसे पहले बात चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है, 1000 रुपये तक फिसल चुकी है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, चांदी में ये गिरावट और बढ़ेगी या मौका आ रहा है कि अब एंट्री करनी चाहिए चांदी में? गुड इवनिंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। 66,500 का एक सपोर्ट तो जरूर है इसमें, लेकिन अगर वो निकल जाता है तो फिर 64,000 तक के भी प्राइसेस हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक कि 66,500 66,000 का लेवल होल्ड है, तब तक पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड्स 67,500। रीजंस यही है कि जो सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। और रीजन इसका यही है कि डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार मजबूती आई है। लेकिन मैं अभी भी डॉलर इंडेक्स में आई एम नॉट वेरी बुलिश, क्योंकि 101 के रेजिस्टेंस के आसपास है। जब तक ये 101 का रेजिस्टेंस होल्ड है, तब तक पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक छोटा करेक्टिव डिप आ सकता है, एंड वो गोल्ड सिल्वर के लिए फिर से एक बार पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। हालांकि गोल्ड अभी भी थोड़ा सा पकड़े हुए है, लेकिन सिल्वर में हमने नॉर्मली, सिल्वर इज हाई बीटा कमोडिटी, तो सिल्वर में वैसे भी वोलेटिलिटी काफी होती है। बट मेरे हिसाब से निचले लेवल से बाइंग जरूर आ सकती है। गोल्ड में भी मुझे लगता है कि नीचे से एक सपोर्ट आ सकता है। सिमिलरली सिल्वर में जब तक, जैसे मैंने बताया, 66,000 होल्ड है, आई थिंक एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन 66,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, और अगर वो आ जाता है तो फिर हम आपके पास आएंगे। रविंद्र जी आपके पास, केडिया जी आपके पास आएंगे। इस वक्त हम गोवा के सीएम प्रमोद सावंत एक इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोल रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। के लिए काम करते हैं, और विच आर दी स्कीम्स, वी आर द 10 फोकल पॉइंट्स, जैसे अभी आपने देखा, विच इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। जिस तरह से अभी भी हमने अचीव किया है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर फॉर ऑल, इट इज 100% हर घर नल देने वाली गोवा एक पहला राज्य है जो हम हर घर नल दे सके। इट इज एन हम बोलते हैं कि इट इज एन ओपन डेफिकेशन फ्री। हम फर्स्ट स्टेट हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री, वे द फर्स्ट स्टेट हैं। इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, वी आर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वी डिड इन द स्टेट ऑफ गोवा, दैट वी हैव अचीव्ड इट। देन हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वी हैव ऑल्सो द डिफरेंट स्कीम्स, यही स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में तो वहां पे अभी भी हम दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2,000 रुपीज फॉर द एवरी सीनियर सिटीजन, एंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakhs ऑफ द सीनियर सिटीजन एवरी मंथ वी आर पेइंग, उनके अकाउंट पे, डीबीटी में उनके अकाउंट पे जाते हैं। Not only for the senior citizen, for the women also, under the Graha Aadhar scheme, we are giving the 1,500 rupees every month we are paying on their account. This is the social security we are doing in the state of Goa for last more than 10 years. It started in the Parrikar era, and we have continued. In the COVID also we have continued the same thing. ओके, तो ये थे प्रमोद सावंत, गोवा के सीएम, जो वहाँ जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो चला रहे हैं गोवा के अंदर अपने सिटीजन्स के लिए, उसकी उपलब्धि बताते हुए। चलिए हम लौटते हैं वायदा बाजार की ओर। हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे। केडिया जी, आपका भी गोल्ड सिल्वर पर आज? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो पूरे हफ्ते के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में तेजी है, बॉन्ड यील्ड में हमने एक जंप आते हुए देखा। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, प्राइसेस 1940 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी सभी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे चल ही रहा है अभी। तो आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट की भी सिनेरियो बना रहे हैं कि 0.5 से 0.75 तक के इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं अगली कुछ मीटिंग्स में, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव था। बट अगले हफ्ते अगर हम बात करें, अगले महीने की बात करें, तो अक्षय तृतीया है, यहाँ पे हम फिजिकल मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, और जो करेक्शन लेना था ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज के लिए भी बात करें
तो मुझे लगता है 52,200 300 के ऊपर जैसे ही प्राइजेस निकलता है एक अच्छा खासा जंप वापस देखने मिल जाएगा, जो कल की तरह 52,600 से 52,800 तक का लेवल मिल जाएगा। चांदी में भी मुझे लगता है 66,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है, यहाँ पे एक बाइंग करके चलिए, प्राइजेस वापस करीबन 67,500 68,000 तक का लेवल दिखा देगा। लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, बीच बीच में हम देख सकते हैं बड़ी वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए सोने और चांदी में। स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। मनीषा हैं अगले दर्शक पलवल से, जिंक और नेचुरल गैस दोनों में इंट्राडे के लिए टारगेट जानना चाह रही हैं। रविंद्र जी, इंट्राडे के लिए जिंक और नेचुरल गैस क्या सलाह देंगे? मेरे हिसाब से जिंक में 378 तक का पॉसिबिलिटी है, जो कि कल का भी हाई था। तो मेरे हिसाब से वहां पर अगर आता है तो एक बार रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन अगर 378 के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड हो सकता है ऊपर 382 385 तक। और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से फिर से एक बार एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव शुरू हो सकता है। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है डेली चार्ट्स पर। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल गैस फिर से एक बार 480 580 585 तक के लेवल्स टेस्ट करे। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट जो नेचुरल गैस का है वो अराउंड 542 से लेके 555 तक का है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 585 तक एक्सटेंड हो सकता है। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। केडिया जी क्या सलाह देंगे कॉपर पर क्रिश को? देखिए, कॉपर में हमने काफी टाइम से देखा है, जब से चाइना मार्केट लॉकडाउन में रहा तब से मार्केट एक दायरे में है। सप्लाई कंसर्न्स कंटिन्यू बनी हुई है जो प्राइजेस को सपोर्ट भी दे रहा है, बट हायर साइड पे हमने दबाव भी देखा आईएमएफ के डाउनग्रेडेशन के बाद। तो इन ऑल हम देख सकते हैं ब्रॉडर रेंज 810 से 830 की है। आज ऑलरेडी मार्केट करेक्ट कर रहा है और 820 के ऊपर नहीं जा रहा, तो आई थिंक डाउन साइड पे बाइंग करके ही चलिए। 812 813 का रेंज पे अगर बाइंग करते हैं तो 820 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जो 820 से 824 तक का लेवल दिखा दे, तो 813 812 के करीब लेके चलिए। ओके, अगले दर्शक है नरेश कुमार हैं, सोने चांदी क्या खरीदारी कर सकते हैं आज की गिरावट में, इनका सवाल है। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे, क्या इनको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप सोने चांदी में? अब थोड़ा डीप करेक्शन आता है आज के दिन में तो पॉसिबिलिटी है 51,900 मेरे हिसाब से गोल्ड का एक अच्छा लेवल होगा, और 51,000 52,000 तक। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 66,000 से 65,800 का एक अच्छा बाइंग जोन होगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अगर वहां पे अगर शाम के सेशन में अगर ये फिसल जाता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए अगले दर्शक है लोकेश हैं राजस्थान से, नेचुरल गैस इन्होंने 544.5 पर खरीदा है, और साथ ही सोने चांदी में क्या करे। दो सवाल है लोकेश के, केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, सबसे पहले अगर नेचुरल गैस की बात करें तो आप देखिए यूरोप में अभी भी जो गैस का संकट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिस ढंग से यूरोप ने रशियन ऑयल एंड गैस को बैन किया है, ये कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट आगे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में हमने आराम से कंफर्टेबली $7 के ऊपर भी प्राइजेस को होल्ड करते हुए देखा है। डोमेस्टिक में मुझे लगता है कि प्राइजेस जब तक कल का जो लो है या हम बोल सकते हैं 510 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हायर प्रोबेबिलिटी कि हम वापस 570 580 तक के लेवल देख पाए। तो बिल्कुल ये अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। आज के अगर टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये अगर लेट्स से 550 का लेवल तोड़ देता है तो फर्दर तेजी, अदरवाइज 548 550 के करीब ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं सोने और चांदी में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा पिछले 2 सेशन से। कल के सेशन में भी हमने देखा 52,150 200 तक का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में जंप आया जो 650 तक का लेवल दिखाया। आज भी हमें ऐसा ही मूव मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि 52 150 200 के करीब मिले तो गोल्ड को लेके चलिए 550 600 के टारगेट के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 66,000 का काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पे बाय करके चलिए जो 67 400 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे इवनिंग सेशन में। चलिए अगले दर्शक हैं देवा प्रसाद हैं, क्रूड इनके पास लॉन्ग है 8,162 रुपये का, और साथ ही चांदी भी लॉन्ग है 68,386 का। क्रूड और चांदी दोनों में क्या करें, लॉन्ग पोजीशन है ऊपर के लेवल पर, अब क्या करना चाहिए रविंद्र जी? वेल, क्रूड में मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज है। क्रूड में आई थिंक जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड 7,750 का है। उसका एक बार अगर उसके नीचे से 1 या 2 घंटे टिक जाता है क्रूड तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे इट कैन कम डाउन टिल 7,600 7,500।
जब तक कि वो होल्ड है तब तक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में आज का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 7,920 930 का है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं 8,100 8,150 तक का लेवल देख रहा हूँ। क्रूड रेंज बाउंड है तो मेरे हिसाब से उसके आसपास आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं 7,750 के स्टॉप लॉस के साथ, और एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, और अगर 8,800 तक 100 तक भी आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। चांदी में जैसे मैंने बताया 66,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। बट अगर 66,000 या 65,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो थोड़ा सा और करेक्शन डीपन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से उस सिनेरियो में निकल जाना चाहिए। बट 66,000 पे एक बाइंग बेट लेना बनता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बेटर है यहाँ पर। ओके, चलिए, तो आपके लिए ये भी हुआ। लेकिन अगले दर्शक हैं पवन है हिसार से। कॉटन के काफ़ी समय से इन्होंने लॉन्ग किया था 3371। केडिया जी आपके फॉलोअर भी हैं, कई दिनों से आपको ढूंढ रहे थे और आज आप आए हैं शो में। इनका सवाल है क्या करें, काफ़ी नुकसान हो गया है, और क्या 3-4 महीने के लिए जो ये गिरावट आई है यहाँ पर एवरेज करे खरीदारी करने का ये मौका है इस गिरावट में? क्या सलाह देंगे इनको? हाँ बिल्कुल, देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में जैसे हमने उम्मीद रखा था कि प्राइजेस में एक अच्छी तेजी रहेगी। हमने जनवरी मंथ में 3400 का लेवल लगते हुए देखा। जनवरी के बाद हमने देखा एक बड़े कंसोलिडेशन में प्राइजेस जाते हुए दिख रहा था, जो 3000 से लेके 3400 का रेंज मैंने चैनल्स पे भी काफी टाइम बताया था कि 3000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा, और ना ही 3400 के ऊपर। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है वेट करना चाहिए और बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। नो डाउट कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां हमने देखा कि प्राइजेस 3020-30 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया, और उसी कारणवश हमने आज ऑलमोस्ट 2875 का लो टेस्ट करते हुए देखा है। आज शुक्रवार है, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक चीज समझिए, जो एक्सपायर हमने एनसीडीएक्स में कुछ माल्स लगते हुए भी देखे हैं, वहां पे कुछ लोअर क्वालिटी था, जिसकी वजह से हमने देखा कोई बड़े लेवाल नहीं है मार्केट में। डेट इज वाई प्राइसेस में एक बड़ा फॉल है। आप अगर आप कॉटन के क्रॉप की बात करें, वहां पे भी हमने देखा काफी बड़ा फॉल है। शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगा। हाँ, पैनिक सिचुएशन जरूर बनी है। इससे पहले भी हमने देखा था फरवरी मार्च में 3016 3020-30 तक का लेवल छूता और वापस 3300 का लेवल दिखा देता। जैसे कि इनकी ऑलरेडी पोजीशन हायर साइड पे बनी हुई है, आई वुड से इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2850 एक मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है, इसके बियॉन्ड टेक्निकली लग रहा है। बाकी फंडामेंटल साइड मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे देखकर इनको एवरेज करना चाहिए। और आई थिंक अगर हम 1-1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो प्राइसेस, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था डिमांड में थोड़ा सा स्लगिशनेस जरूर था, बट कहीं ना कहीं अभी जो 400-500 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है, ये काफी अट्रैक्टिव बना देता है। जिस ढंग से दूध के भाव भी बढ़े हैं और कंजम्पशन भी अभी फुल फ्लैश चालू हो चुका है, तो इनको एक एवरेज के लिए वेट करना चाहिए। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके एवरेज करके चलना चाहिए। ये लेवल पे शॉर्ट एडवाइजेबल नहीं है। 2850 के मुझे लगता है एक नया बेस मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, यानी आज भर रुक जाए, मंडे को नई रणनीति के साथ खरीदारी करें 2850। हालांकि आज के लिए है ये, आज मंडे तक जो भी गिरावट होगी वो पूरा हो जाने की उम्मीद है, और एक बेस है 2850 का, वो नीचे का टारगेट दे रहे हैं, वहाँ से आप फिर आगे खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। रविंद्र जी, क्या करें गोल्ड में? ये वेल, गोल्ड में मेरा जो आज का जो सपोर्ट लेवल है वो 51,900 है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो 51,900 के आसपास एक बार बाइंग आ सकती है। बट अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से जब तक कि 1880-1900 होल्ड है इंटरनेशनल में, तब तक गोल्ड में एक सपोर्ट बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी एक रेजिस्टेंस पर है, तो कभी भी डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो 51,900 के आसपास आता है तो एक बार ले सकते हैं, और ऊपर में बेच सकते हैं। ऊपर में 52,400 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं आता तब तक थोड़ा सा दबाव में रहेगा ही। लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से जब तक 1880-1900 होल्ड है, अगर अच्छा खासा डिप आता है तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाइंग किया जा सकता है। ओके, चलिए, अगले दर्शक है हार्दिक ठक्कर हैं गुजरात से। चांदी इन्होंने 69,700 रुपये पे लॉन्ग कर रखा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। काफ़ी ऊपर के लेवल पे बाइंग करके बैठे हुए हैं। केडिया जी, क्या सलाह देंगे इनको?
देखिए, चांदी में हमने पिछले महीने काफी अच्छी तेजी भी देखी मार्केट में। रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में फॉल है। बट आप मंथ और मंथ देखेंगे तो पहले हमने 58,000 का भी लेवल देखा, 62, 65, 68 और करीबन 70 के ऊपर के भाव देखे। आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इनको एक अच्छा पॉजिटिव मूव मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस 65-66,000 का जो बेस जोन है या इंटरनेशनल में $24 का, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा एवरेज के लिए वेट करना चाहिए। अगले हफ्ते में 66,000 का बेस बनता हुआ दिखेगा, वहां पे ये एवरेज करके चल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि इन द स्पैन ऑफ 20-25 डेज या एक महीने के अंदर अंदर इनको वापस प्राइसेस 70 के आसपास जाते हुए दिखाई देगी। तो एवरेज करना काफी अच्छा रहेगा, जहां पे इनको निकलने के लिए मदद मिलेगी। ओके, तो ये व्यू आपके लिए। एक महीने के लिए गोल्ड का टारगेट, एक दर्शक सवाल भेज रहे हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं भेजा है। केडिया जी, एक महीने के लिए गोल्ड का क्या टारगेट दे रहे हैं आप? मुझे लगता है एक महीने के अंदर अगर हम बात करें तो 53,600 से 53,800 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। 800। केडिया जी, आपके लिए एक बार वापस से पवन हिसार पूछ रहे हैं कि सर, अगर खरीदारी अगर 2850 के आसपास करें तो क्या टारगेट ध्यान में रखें और कितना वेट करना चाहिए उनको? देखिए, कॉटन फ्रैंकली केक का। अगर पाइपलाइन की सर, कॉटन केक के अगर बारे में। फ्रैंकली बिल्कुल, अगर फ्रैंकली अगर हम बात करें तो पाइपलाइन काफी खाली पड़ी है। हायर भाव के चलते कोई भी बड़ा बायर नहीं आ रहा है, और जिस ढंग से हमने देखा एनसीएक्स में जो डिपॉजिट्स हुए हैं, खाली ये था कि मार्केट में जो लोअर क्वालिटी है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ भी जो बड़ा रेंज है वो 3400 का ही लेवल मैं पकड़ के चलता हूँ हायर साइड पे। एंड फर्दर अभी जो कॉटन की सोइंग है, उम्मीद है कि कॉटन की सोइंग में इस बार इजाफा होगा, बट थोड़ा डाउटफुल इसलिए लग रहा है कि मानसून का भी अभी जो हमने देखा है कि गुजरात और राजस्थान ये एरिया में थोड़ा सा डाइजी रह सकता है। और जिस ढंग से ऑयल सीड में अगर ध्यान ज्यादा जाता है तो कॉटन का अगर अगर थोड़ा भी कम की न्यूज आई तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली कॉटन पे भी पड़ेगा, कॉटन सीड ऑयल पे भी पड़ेगा। सेकेंडली अक्षय तृतीया है, और जिस ढंग से 40 लाख शादी बताया जा रहा है, तो यहाँ पे डेली कंजम्पशन काफी सीवियरली बढ़ा है, और दूध में फैट का काम जो बढ़ता है वो खाली कॉटन सीड ऑयल केक करता है। तो ये फंडामेंटल्स आप सब जानते हैं। तो मुझे टाइमिंग लगता है कि 2850 पे अगर देखकर नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए मैं कुछ जो नए अपडेट्स है वो भी जरूर लाता हूँ। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस 3300-3400 का बेस हम पकड़ के चल सकते हैं हायर साइड पे। अगले दर्शक संजय हैं बिजनौर से। कॉपर इनके पास है 834 रुपये 50 पैसे का। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे इनको? 834 रुपये 50 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है इन्होंने कॉपर। देखिए, कॉपर में हमने देखा है कि 809, 807 का जो लेवल है वो बहुत स्टिफ सपोर्ट लेवल है। वहां से प्राइसेस काफी बार वहां से रिवर्स हुए हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर 790 तक का लेवल भी दिख सकता है कॉपर में। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 820 है और उसके बाद 832 है। अगर 832 के ऊपर निकल जाता है तो इस बार मुझे लगता है कि 850 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 807 या फिर अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे। बट विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी है मार्केट में, और अगर ये 807 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो और 10-15 रुपए नीचे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप के साथ होल्ड कीजिए, और जैसे ही ऊपर जाता है तो स्टॉप को ट्रेड कर लीजिए। तो पहला काम यही कीजिए कि 807 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, फिर उसके साथ ही ट्रेड करें, फिर कैरी करें, और जैसे जैसे भाव ऊपर जाता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते जाएं। बाकी बेस मेटल्स की अगर बात करें तो आज निकेल और जिंक में तेजी दिख रही है। केडिया जी, निकेल और जिंक पर क्या आपका व्यू क्या होगा आज? देखिए, निकल में एज ऑफ नाउ हुआ ही ज्यादा बिल्डअप नहीं है, और जिस ढंग से हमने जो शॉर्ट स्क्वीज के बाद मूव देखा था, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रखिए निकल के अंदर। जबकि जिंक के अंदर हमने अच्छा खासा बार में जब देख रहे 2020 के बाद की इन्वेंट्रीज लॉ बनते हुए देख रहे हैं। स्टेनलेस स्टील डिमांड से भी हमने देखा इंप्रूवमेंट है। नो डाउट पिछले महीने का जो चाइना के नंबर्स आए हैं इंपोर्ट्स के, उसके अंदर भी ड्रॉप था, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा है। बट इन ऑल अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लेके चलते हैं हफ्ता 10 दिन का, तो जिंक के अंदर हमने देखा है कि 370 के ऊपर प्राइसेस काफी स्ट्रांगली मूव कर रही है। तो अनलेस अंटिल 370 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 382 से 388 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आप बिल्कुल जिंक के अंदर बने रह सकते हैं, या 74-75 की जोन में आप लेके चल सकते हैं। इस मेटल्स में और कोई पिक रविंद्र जी आपकी तरफ से है क्या कॉपर के अलावा? अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव लगता है विश्व मोहन। जिंक में पॉसिबिलिटी है कि एक बार जैसे मैंने बताया कि 378 380 तक का इमीडिएट लेवल लग रहा है मुझे। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 385 390 तक भी जा सकता है। और जिंक फंडामेंटली भी, जैसे अजय ने भी बताया, फंडामेंटली जिंक में अभी भी काफी स्ट्रेंथ लग रहा है और उसी वजह से जिंक पकड़े हुए है, उसके नीचे एक सपोर्ट के नीचे जा नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से 368 367 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं 378 380 एंड देन 390 के टारगेट। चलिए अब कुछ एग्री काउंटर्स पे भी नज़र डालें तो मसालों की बात करें तो शुरुआती तेज़ी के बाद अब यहाँ पर कमज़ोरी दिख रही है। जीरा 1.5% नीचे है, धनिया सुस्ती अब दिखा रहा है, 12,500 रुपये के नीचे है, टर्मरिक में भी कमज़ोरी दिख रही है। केडिया जी, क्या लग रहा है मसालों में क्या करना चाहिए? अगले एक हफ्ते तक का क्या व्यू है मसालों पर आपका? देखिए, मसालों के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। बीच में हमने देखा था कि प्राइसेस कंसोलिडेशन में चले गए थे। हमारी उम्मीद थी कि प्राइसेस में थोड़ा बड़ा करेक्शन देख सकते हैं बिकॉज एक्सपोर्ट डिमांड पे इम्पैक्ट था, बट वैसा हुआ नहीं। मार्केट एक दायरे में ट्रेड करने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस दिखा दिया है। अराइवल्स अब धीरे धीरे सिंक होने लग गए हैं। जिस ढंग से राजस्थान गुजरात में टेम्परेचर बढ़े हैं, इसका सपोर्ट हम जीरे और धनिया में ऑलरेडी आते हुए देख पा रहे हैं। बट टाइमिंग आज शुक्रवार होने की वजह से हमने दोनों ही काउंटर में एक अच्छी खासी गिरावट देखी और टेक्निकली लग भी रहा था क्योंकि 12,000 के नीचे से मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया था। तो उसी को देखते हुए 12,600 के करीब धनिया बेचा जा सकता है। एक छोटा रिलीफ हमें मिल सकता है धनिया में, जो 11,900 से 12,000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर जीरे की भी बात करें तो जीरे के अंदर भी हमने आज एक करेक्शन आते हुए देखा। प्राइसेस हो सकता है एक बार 22,000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए। पर ध्यान रखिए, अब इकोनॉमी पूरी ओपन अप हो चुकी है। चाइना में जो लॉकडाउन था वो भी कहीं ना कहीं अगले हफ्ते तक समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से डिमांड रिमर्ज होते हुए दिखाई देगी। तो इन ऑल थोड़ा करेक्शन जरूर है टेक्निकली, बट फंडामेंटली जीरा और धनिया काफी स्ट्रांग है, जहां पे हम ओवरऑल टारगेट 18,000 का लेवल धनिया में लेके चलते हैं और 26,000 का लेवल जीरे में लेते हुए चलते हैं। बट फ्लक्चुएशन और वॉलिटिलिटी दोनों ही कंटिन्यू रहेगी मार्केट। टारगेट है सर धनिया का और जीरे का 18 और 26 का? हम अगस्त तक ये टारगेट लेके चल रहे हैं बिकॉज नई सोइंग से पहले प्राइसेस कंटिन्यू टाइट रहेंगे और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैरी ओवर स्टॉक है वैसे ही हमारे पास लिमिटेड है और एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट भी हमारा ही पोजीशनिंग रहेगी एक्सपोर्ट में। रुपए की गिरावट की वजह से भी एक्सपोर्ट हमारा लुक्रेटिव रहने की उम्मीद है। फटाफट से ग्वारगम का टारगेट बता दीजिए, ग्वारगम में क्या करें? टाइम कम है सर। केडिया जी, गवारसीड गवारगम दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर ऑयल प्रोडक्शन के अंदर काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। तो गवार सीट में मुझे 8,000 का ओवरऑल टारगेट लग रहा है। गवारगम के अंदर 15,000 का अगर 2 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो गवारगम लेके चलिए 12,600 से 12,800 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।